हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज द हिंदू की जगह एक स्पेशल एक्सरसाइज करने वाले हैं। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? द हिंदू रोज़ पढ़ने से आपका दिमाग उसी दायरे तक सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो इसलिए तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए ताकि रीडिंग को हम अच्छे से मैच्योर कर सकें। अपना आर्टिकल है अ वार्निंग ऑफ वर्स टू कम, ग्लोबल वार्मिंग पे लिखा हुआ है। आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ आपको, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है 5 क्वेश्चंस के अंदर। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, करे अ वार्निंग ऑफ वर्स टू कम। अब देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। ऑफ लगा के बता रहा है चेतावनी है वर्स की। वर्स का मतलब होता है और बुरा। देखो बैड का मतलब बुरा, वर्स मतलब बैड की कंपैरेटिव डिग्री और बुरा। कह रहा है वार्निंग मिली है और बुरे की। अब ये और बुरा कौन सा है? अब देखो यहाँ इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है फ्यूचर में आने वाला है जो बुरा, टू कम होने वाला है। कम का मतलब आना, टू कम का मतलब है जो फ्यूचर में अभी आएगा। तो कह रहा है ऐसी चेतावनी हमें मिली है कि और बुरा हमारे साथ फ्यूचर में होगा। अ वार्निंग ऑफ वर्स टू कम। समझ में आई ना स्ट्रक्चर? वर्स कंपैरेटिव डिग्री बन गई बैड की, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है द वर्स्ट। आपने सुना होगा, है ना? बैड मतलब बुरा, वर्स्ट मतलब और बुरा, द वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री याद किया करो। और ये टू कम जो इन्फिनेटिव है ये हमेशा फ्यूचर में होने वाले किसी पेंडिंग काम को बताता है। इन्फिनेटिव का काम यही होता है, फ्यूचर के पेंडिंग एक्शन को बताना। चलो अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एडेप्टेशन टू राइजिंग टेम्परेचर्स विल बी डिसरप्टिव एंड कॉस्टली। अब यहीं रुक जाओ, कोमा लगा होगा ना, इसके आगे मत बढ़ो। कह रहे जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन मतलब खुद को ढालने का काम, है ना? इसको एक्लाइमेटेशन भी बोलते हैं। कह रहे खुद को जो ढालने का काम है ना, और किसके लिए भाई? टू लगा के बता रहे हैं बढ़ते हुए टेम्परेचर्स के लिए, बढ़ती हुई राइज करती हुई गर्मी के लिए। कह रहे ये काम जो है अपने आप में होगा, विल भी होगा। और क्या होगा? एक तो होगा डिसरप्टिव, बड़ा डिस्टर्बेंस भरा, जिसमें डिस्टर्बेंस हो, डिसरप्शन हो। और दूसरा होगा बड़ा ही कॉस्टली, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। समझ गए इतना? चलो अब कोमा के बाद लगा रहा है एंड, कह रहा है और प्रोवाइड्स ऑल द मोर रीजन टू कर्ब एमिशंस। ये एडेप्टेशन जो है ये प्रोवाइड भी करता है, ये देता भी है आपको। और क्या देता है? ऑल द मोर, या फिर यूं बोल दें इवन मोर। ऑल द मोर या इवन मोर, इन दोनों का मतलब है और भी ज़्यादा। तो ये प्रोवाइड करता है और भी ज़्यादा कारण, आपको रीज़न प्रोवाइड करता है। और किसके लिए? एमिशंस को कर्ब करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। एमिशन मतलब पोल्यूशन, कर्ब का मतलब कंट्रोल करना। तो समझ में आ गया सेंटेंस? वर्ड फॉर वर्ड मैंने आपको तोड़ के बताया है। अडेप्टेशन जो है बड़ा महंगा होगा, बड़ा ही डिस्टर्बेंस वाला होगा। इसलिए आपको एक और कारण मिल गया कि अडेप्टेशन आपका जो है सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आज ही आप जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम कर दो, ताकि अपने आप को कल को हमें ढालना ही ना पड़े गर्मी के हिसाब से। तो ये सेंटेंस आपका बना हुआ है। सब्जेक्ट एडेप्टेशन, पहली वर्ब है इसकी विल बी। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरी वर्ब देखो प्रोवाइड्स लिखी हुई है, पीछे एस आ रहा है, ये इसकी दूसरी वर्ब है। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पिंक कलर में वर्ब मिलेंगी। इसको आपको मार्क करते चलना है साथ में मेरे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेन इन करना, किसी चीज़ पे नियंत्रण पाना। ऑल द मोर का मतलब होता है इवन मोर या और भी ज़्यादा। ये बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रक्चर है, एक बार बना के आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो ऑल द मोर मतलब इवन मोर। जैसे राइजिंग इन्फ्लेशन हैज़ मेड द सिचुएशन ऑल द मोर वरिंग इन श्रीलंका। बढ़ती हुई महंगाई ने सिचुएशन को यहाँ तक कि और भी ज़्यादा परेशानी वाला, वरिंग बना दिया है श्रीलंका के अंदर, इन श्रीलंका। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। डिजर्ट एट द एंड ऑफ द डिनर मेड एवरीथिंग ऑल द मोर प्लेजेंट। जो डिजर्ट था, जो स्वीट डिश था, और कहाँ पे? डिनर के एंड में, खाने के अंत में, उसने सब चीज़ को, एवरीथिंग को इवन मोर और भी ज़्यादा प्लेजेंट बना दिया, खुशनुमा बना दिया। तो इस तरीके से आप ये रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट करें ऑल द मोर को। चलो इस क्लास को इंटरेक्टिव बना के चलना है, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते हैं, अपने अंदर छुपी हुई चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, फिर आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। और साथ में देखिए एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट
550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का, कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास का। आ जाओ जी, अपनी वोकैब शीट है। सबसे पहले तो एक लाइक करके शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टारगेट अपना अगले 1 महीने में 2 लाख की फैमिली अपने को बनना है। तो देखते हैं हो पाता है पूरा या नहीं। चलो, आज के वर्ड्स कितने हैं जी? 4 वर्ड्स हैं अपने पास, आयरोनिक, एंथ्रोपोजेनिक, बायगॉन और ऑ। 1 पुराना है और 3 नए वर्ड्स हैं। आयरोनिक का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ जिसमें आयरनी हो, जिसमें सरकाज़म हो, जिसके अंदर उपहास हो या विरोधाभास हो। पैराडॉक्सिकल, सैटारिकल, कॉमिकल, सैरडोनिक, सब इसके सिनोनिम है। उपहास समझते हो ना, 2 उल्टी सीधी बातें होती हैं, उनको बोलते हैं आयरोनिक, आपस में जो एक दूसरे से मेल ना खाएं। जैसे द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरोनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के मालिकों ने, फाउंडरों ने एक आयरोनिक सा डिसीजन लिया है, एक उपहास भरा डिसीजन लिया है, जो बेच देने का है अपनी ही होल्डिंग को, अपनी ही हिस्सेदारी को। तो कंपनी का फाउंडर कभी अपनी हिस्सेदारी कंपनी में नहीं बेचता, तो ये आयरोनिक डिसीजन है। समझ में आ गई ना बात? चलो, अब जैसे ये आयरोनिक ऐसा भी हो सकता है, आप मुझे बता रहे हो कि मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है और मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, तो ये आयरोनिक सी बात है। एग्जाम भी है, टेंशन भी है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हो ना। इस तरीके से इसको याद करो, कनेक्ट करो इसको, वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक। ये वर्ड बना है एंथ्रोप से और जेनिक से। जेनिक का मतलब है बर्थ, इसी से एक वर्ड बनता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उद्भव, किसी चीज़ का ओरिजिनेशन, ठीक है, जेनेसिस। तो जेनिक तो समझ गए, बर्थ। और एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान, यानी कि मैन, कोई भी इंसान हो सकता है एंथ्रोप। तो ह्यूमन से जो चीज़ बर्थ ले, ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस के द्वारा कोज्ड हो, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। समझ में आ रही है बात? जैसे ग्लोबल वार्मिंग इज़ एंथ्रोपोजेनिक एंड इज स्लोली किलिंग आवर इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग आदमी के द्वारा उकसाई गई है, कोज्ड बाय ह्यूमंस है, एंथ्रोपोजेनिक है, और धीरे धीरे हमारे इकोसिस्टम, पर्यावरण को मार रही है, किल कर रही है। तो इस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक नाम का वर्ड आपको ब्रेक करके याद रखना है। 1 वर्ड्स की क्लास में ये सारे 1 वर्ड्स हो चुके हैं मेरे ख्याल, एंथ्रोप है ना, जेंडरो, एंड्रो। तो थोड़ा क्लासेज आप जो है रेगुलरली किया करो, सैटरडे संडे वाली, वहाँ पे एडिशनल चीज़ें आप सीखते हो। अगला वर्ड है बायगोन। बायगोन से एक इडियम बनती है इंग्लिश में, इनफैक्ट फ्रेज बनता है, प्रोवर्ब, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। इसका मतलब क्या होता है? जो हुआ सो हुआ। आ रही है बात समझ में? बायगोन्स का मतलब है ऐसी चीज़ जो बाय करके गोन हो चुकी है, अब आपके पास से गुजर चुकी है। कोई भी चीज़ जो पास्ट की होती है ना, दैट इज़ अ बायगोन। जैसे अब बायगोन जो है आपका रिग्रेट, जैसे बायगोन डिसीजन, कोई भी चीज़ जो पास्ट की हो वो बायगोन कहलाती है, बीता हुआ। तो ये लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, ईडियम से इसको कनेक्ट कर लेना, जो हुआ सो हुआ। लास्ट वर्ड है ऑ। इस वर्ड को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा कई बार अंग्रेज ऐसे बोलते हैं ओ, जैसे हिंदी में अपने बोलते हैं ना हैं, अपने ऐसे बोलते हैं ना हैं, तो अंग्रेज क्या बोलते हैं ओ। तो वो ओ जो है ना, वो ये वाला होता है, ये वाला, वो ऐसे नहीं होता ओ, वो ये वाला ओ होता है। ओ का मतलब होता है किसी चीज़ पे एक्सट्रीम सरप्राइज या एडमिरेशन। कोई चीज़ बहुत अच्छी आपको दिखी तब आपने ओ बोल दिया, कोई चीज़ ने आपको सरप्राइज़ किया तब भी आपने ओ बोल दिया। तो ये वर्ड एक नाउन है। आई वॉज इन ऑ ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिल स्टेशन। मैं एक्सट्रीम ऑ में था, एक्सट्रीम सरप्राइज में था या एडमिरेशन में था, और किसके? नेचुरल ब्यूटी के, प्राकृतिक खूबसूरती के, इस हिल स्टेशन की, इस पहाड़ की। तो ये ओ था मेरा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। समझ में आ गई ना? तो बुरी चीज़ों पे ओ नहीं होता, अच्छी चीज़ों पे ओ होता है, जो आपको अच्छी लगे, प्यारी लगे। तो ये ओ एक वर्ब भी है, आर्टिकल में आज आप देखेंगे। तो 4 ही वर्ड्स हैं सर, डिटेल में हो चुके हैं। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इस बार यूरोप में एक अजीब सी चीज़ हुई। वहाँ की जो सड़कें और रेलवे की पटरियाँ हैं ना, रेलवे की पटरियाँ, ये पिघलने लगी। और इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता लगा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है कि सड़कें जिस टेम्परेचर के हिसाब से बनाई गई थी, अब वो सड़कें पिघलने लगेंगी। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है जब ये काम होगा ना, तो आप फिर से सड़कें बनाओगे और फिर से रेलवे की पटरियाँ बिछा लोगे, हमें पता है। लेकिन ये काम कब तक करोगे? टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, तो क्या हर साल नई रोड बिछाओगे? तो ये अडेप्टेशन जो है ना, ये बेवकूफ़ी भरा काम है। आप ग्लोबल वार्मिंग को अडेप्ट नहीं कर सकते हो।
आपको एक ही काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, रोकना है। क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ने दिया गया तो एक वक्त आएगा जब अडेप्ट करना भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। सिर्फ एक ही इलाज है, धुआं छोड़ना एनवायरनमेंट में बंद कर दो। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है क्या क्या आपके साथ हो सकता है। शुरू करेंगे आर्टिकल को, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा सा मैं बीच में ले आऊँ फोकस में। कह रहे देयर कम्स अ मोमेंट व्हेन द पेनी ड्रॉप्स। कह रहे एक मोमेंट आती है, देयर से क्लोज शुरू होता है ना, तो समझ लेना इसका मतलब है या था, है ना, वर्ब के हिसाब से। कह रहा है एक ऐसी मोमेंट, आती है एक ऐसी मोमेंट। और कैसी मोमेंट? ऐसा पल आता है जब सब चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, व्हेन द पेनी ड्रॉप्स। अब ये व्हेन द पेनी ड्रॉप्स एक ईडियम है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है सब चीज़ों का आपको एहसास होना, अचानक से आपके दिमाग में किसी चीज़ का मेक सेंस करना। समझ में आ गया सेंटेंस? तो ऐसी मोमेंट आती है। अब ये व्हेन द पेनी ड्रॉप्स ईडियम कैसे बनी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सब्जेक्ट वर्ब देख लो सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट है मोमेंट, वर्ब है इसकी कम्स। देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। पेनी की वर्ब है ड्रॉप्स। ये ईडियम बनी है कैसे? एक मशीन होती है, चलो इंडिया में भी देख लेना, बस स्टैंड पे आप देखते होंगे, पहले भी होती थी मशीन्स। आप उस पर खड़े हो जाओ और उस मशीन पे खड़े हो गए तो आपका वजन बताएगी, वेट बताएगी। लेकिन जब तक आप उसमें पेनी नहीं डालोगे ना, तब तक वो वेट नहीं बताएगी। आप कितने भी खड़े हो जाओ उस पर। पेनी का मतलब है सिक्का, तो उसमें रुपए, 2 रुपये, 5 रुपये का सिक्का आपको डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप सिक्का डालते हो वो मशीन हरकत में आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे इस बंदे का वेट बताना है। तो इन मशीनों से ही इस ईडियम को निकाला गया है कि जैसे ही सिक्का उछलता है मशीन को सब समझ में आने लगता है। वैसे ही व्हेन द पेनी ड्रॉप्स, हमारे दिमाग में जब कोई चीज़ सडन रियलाइजेशन करती है, इस ईडियम को हम यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में? चलो ओरिजिन जाना करो चीज़ों का, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कह रहा है एंड इन ब्रिटेन दिस वीक द साउंड ऑफ ड्रॉपिंग पेनीज वॉज लाउड। कह रहा है और अगर ब्रिटेन की बात करें ना, तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इस हफ्ते जो साउंड थी, जो आवाज़ थी गिरते हुए सिक्कों की, ड्रॉपिंग पेनीज की, वो बहुत ही लाउड थी। अब इसका मतलब क्या है? ब्रिटेन में जो एहसास आया है लोगों को, वो बड़ा तेज़ी से आया, जोरों का एहसास आया लोगों को किसी चीज़ के बारे में। आगे बात समझ में? सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका साउंड, साउंड ऑफ पेनीज, वर्ब है इसकी वॉज, लाउड एक एडजेक्टिव है। ब्रिटेन यहाँ पे किसी का सब्जेक्ट नहीं है, ब्रिटेन का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं निकाल दूँ, ये किसी का सब्जेक्ट तो है नहीं। आगे कह रहा है जी, दो ब्रिटन्स आर बाय नो मीन्स द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द हीट वेव्स। कह रहा है दो मतलब हालांकि, कह रहा है हालांकि ब्रिटेन जो है ना वो सब किसी भी तरीके से नहीं है। बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरीके से नहीं। कह रहा है इंग्लैंड के लोग जो हैं किसी भी तरीके से नहीं है, सबसे बुरे तरीके से प्रभावित लोग। और किसके द्वारा? गर्मी के लू के थपेड़ों के द्वारा, हीट वेव्स के द्वारा। तो इंग्लैंड में प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन सबसे बुरा प्रभाव तो इंग्लैंड में कतई नहीं पड़ा है ना, दूसरी जगहों के मुकाबले। कह रहा है ये वो हीट वेव्स हैं नाउ स्वीपिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये वो हीट वेव्स हैं जो स्वीप कर रही हैं, सब तरफ फैली हुई हैं, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। कह रहा है हालांकि ऐसा है, हालांकि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा प्रभावित नहीं है। हुआ क्या? अब देखो कोमल आगे बता रहा है, दे हैव बिन इन ऑ ऑफ ए पर्टिकुलर राउंड नंबर दैट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है फिर भी वो आश्चर्यचकित हैं, वो हैरान है, ओ में है एक खास राउंड नंबर के जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को देख करके बहुत डरे हुए हैं या बहुत प्रभावित हैं यूरोप के लोग। आई बात समझ में? ब्रिटेन की वर्ब है आर, बाय नो मीन्स का मतलब है किसी भी तरीके से नहीं। दे की वर्ब है हैव बिन, दे आया है ब्रिटेन के लिए। हैव बिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, स्टेट बताया गया। दे हैव बिन इन ऑ। ऑ का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ के उसमें होना, मतलब समझ गए ना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना, किसी चीज़ पे हक्का बक्का होना। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं। इमेजनरी लोकेशंस अपने आगे हमेशा द लेंगी। जैसे इमेजनरी लोकेशंस है इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना, ये लाइंस हैं जो ग्रीनविच लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा, मकर रेखा, आपने नाम सुने होंगे ना, भूमध्य रेखा। तो ये सब क्या है? इमेजनरी लोकेशंस है। ऐसी कोई जगह वैसे मैप पे नहीं है, हमने मान रखा है। जैसे बॉर्डर है LAC, LOC, डोरंट लाइन, ये सब के सब इमेजनरी लोकेशंस हैं। इमेजनरी लोकेशंस के आगे हमेशा द को लगाया जाता है। तो इस रूल को याद रखें, ये 5-6 वर्ड्स तो जरूर याद रख लेना, इक्वेटर, हेमिस्फीयर, पोल्स, लाइंस और बॉर्डर्स। चलो अब ये आज के क्विज में यूज़ करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है दिस इज एन एयर टेम्परेचर नेवर बिफोर रिकॉर्डेड इन द यूके। कह रहा है ये एक ऐसा एयर टेम्परेचर है 40 डिग्री का हवा का तापमान है जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया यूनाइटेड किंगडम में यानी कि इंग्लैंड में। तो पहली बार 40 डिग्री का टेम्परेचर इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में देखा है। दिस की वर्ब है इज। कह रहा है बट इट वॉज मैस्ड एंड इट वॉज एक्सीडेड इन सेवरल प्लेसेस ऑन अगस्त 7th। कह रहा है लेकिन ये मैच किया गया, ये टेम्परेचर जो है पाया गया। मैच करना मतलब किसी चीज़ के बराबर आना। इस टेम्परेचर के बराबर आया गया, मैच किया गया और इस टेम्परेचर के पार भी जाया गया, एक्सीड भी किया गया कई जगहों पे, सेवरल प्लेसेस पे। और ये काम हुआ था 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को लोगों ने 40 डिग्री जो देखा नहीं था ना, इसके पार भी जाकर के 41-42 डिग्री भी महसूस किया। अब ये इट आया इस टेम्परेचर के लिए। इसकी 2 वर्ब्स हैं, वॉज मैस्ड और वॉज एक्सीडेड, पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ वन थिंग टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली दैट एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। कह रहा है ये एक बात है, इट इज़ वन थिंग। स्ट्रक्चर देखना कितनी प्यारी है। कह रहा है ये और बात है या ये एक बात है, इट इज़ वन थिंग। और क्या? अंडरस्टैंड करना, समझना। और कैसे? अपनी बुद्धि से, इंटेलेक्चुअली, अपने इंटेलेक्ट से। कह रहा है ये समझदारी से इस चीज़ को समझना ये एक बात है। और कौन सी चीज़ को? दैट वो ये कि एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सच है। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमंस कोज करें। तो ह्यूमन कोज्ड जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रियल है। ये बात महसूस करना, समझना एक बात है। अब कह रहा है दूसरी बात क्या है? कह रहा है क्वाइट अनदर, ये बहुत ही अलग बात है। क्वाइट अनदर है टू फील्स वंस ऑन ब्रेन बेकिंग। फील करना अपने खुद के दिमाग को बेक होते हुए या रोस्ट होते हुए। बेक का मतलब होता है किसी चीज़ को आप करते हैं ना, रोस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? सेकना, है ना। तो आपने जो सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, इंसान कर रहा है, ये चीज़ तो अलग चीज़ है समझना। लेकिन जब आपका खुद का दिमाग, खुद की बॉडी जब सीखती है ना, तो ये आपको अलग ही एहसास देती है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। कहने का मतलब ये। इट की वर्ब है इज, ग्लोबल वार्मिंग की वर्ब है इज। अच्छी स्ट्रक्चर है, अजीब तरह की है ना। ये इंग्लैंड के लोग ही बना सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर, वही लिखते हैं इस तरह की। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन कोज्ड हो, जिसका जेनेसिस एंथ्रोप के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा हुआ हो। ब्रेन मतलब दिमाग, और बेकिंग का मतलब है सीखना किसी चीज़ का। जब आप गर्मी में दिमाग सीखता है आपका, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में गर्मी क्या हो रही है। ये वंस ऑन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फटाफट इस पर नज़र डालेंगे। इंग्लिश में ऑन एक ऐसा नाउन या एडजेक्टिव है, एक ऐसा नाउन या एडजेक्टिव है जो अपने पहले हमेशा एक पॉजेसिव को लेगा। रूल समझ में आ गया? अब इसको अपने टेक्निकली देखते हैं, क्वेश्चंस पे अप्लाई करके। कह रहा है शी लिव्स इन ऑन हाउस, वो रहती है अपने ही घर में। अब ये सेंटेंस गलत है। देखो ऑन यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। किसके लिए आया है? हाउस नाम के नाउन के लिए। तो ऑन अगर एडजेक्टिव है तो इसके पहले एक पॉजेसिव होना चाहिए। अब ये पॉजेसिव क्या होता है? ये पॉजेसिव आएगा सर सब्जेक्ट के हिसाब से। शी का पॉजेसिव होता है हर, ही का पॉजेसिव होता है हिज, आई का पॉजेसिव होता है माई, वी का पॉजेसिव होता है और, इट का पॉजेसिव होता है इट्स, दे का पॉजेसिव होता है देयर, है ना। राम का पॉजेसिव होगा राम्स, अमन का पॉजेसिव होगा, अमन का पॉजेसिव होगा अमन्स। तो ये पॉजेसिव आपको बोलने होते हैं ना, बनाने होते हैं, नाउन के, प्रोनाउन के, जो भी हैं। तो शी के हिसाब से मैं लगाऊंगा शी लिव्स इन हर ओन हाउस। तो ये रूल है पूरा, पॉजेसिव आपको बनाना पड़ेगा। अब ये पॉजेसिव कैसे बनाए हैं ये सब बेसिक्स में आपको देखने हैं। कंप्लीट होम इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट रखी है इसी चैनल के यूट्यूब के होम पेज पे, जाके चलाओ और बेसिक्स को पहले आप थोड़ा सा सीख के आओ। अब मान लो यहाँ पे लिखा होता मोहन, तो मैं लिखता मोहन्स ओन हाउस या हिज ओन हाउस। इस तरह से पॉजेसिव आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है। अब वैसे ही यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे नाउन है। शी लिव्स इन द हाउस ऑफ ओन, वो रहती है अपने खुद के घर में। ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ओन नाम का नाउन। इससे पहले भी पॉजेसिव चाहिए तो मैं फिर अगेन लगाऊंगा हाउस ऑफ हर ओन। अब देखो तीसरा सेंटेंस, दे ओन सेवरल बिजनेसेस इन द सिटी, वो ओन करते हैं कई सारे व्यापारों को शहर के अंदर। अब दे के हिसाब से क्या लगाऊंगा? देयर, है ना। तो यहाँ भी तो देयर लगना चाहिए ना। अब ध्यान दे लेना, ये रूल सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव के केस में लगेगा। ओन एक वर्ब भी है, वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना। आई ओन 2 कार्स, मैं 2 कार्स का मालिक हूँ। दे ओन सेवरल बिजनेसेस, वो कई बिजनेसों के मालिक हैं। तो पजेस करना, मालिक बनना, जब ओन वर्ब बन जाए उस केस में इसके साथ पजेसिव वाले पंगे नहीं लेने हैं। तो दे सब्जेक्ट है, ओन इसकी वर्ब है, यहाँ पे पजेसिव मत लगा के आ जाना। तो रूल आपने समझ लिया।
चलो आगे बढ़ते हैं। नाउन और एडजेक्टिव के केस में ऑन के पहले पजेसिव आएगा, लेकिन ऑन नाम की वर्ब इसके पहले पजेसिव नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे वंस ऑन लगाया गया। कोई भी आदमी की बात हो रही है, वंस ऑन ब्रेन। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे द रिकॉर्ड रैम्ड द पॉइंट होम इन ब्रिटेन। कह रहे इस रिकॉर्ड ने ना रैम कर दिया इस पॉइंट को घर पे ब्रिटेन के अंदर। अब ये क्या बोला है जी, रैम द पॉइंट होम, ये एक ईडियम है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सबको समझाना, और कैसे, बहुत जोर लगा के, बहुत एफर्ट्स के साथ में। आ रही बात समझ में? रैम या ड्राइव होम समथिंग, किसी चीज़ को सबको समझाना बड़े एफर्ट्स लगा करके। जैसे द प्रोफेसर वॉज ट्राइंग टू ड्राइव होम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रोफेसर साहब कोशिश कर रहे थे ड्राइव होम करने को, समझाने को, और किसको? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, सापेक्षता के सिद्धांत को। समझ गए ना? तो इस तरीके से यूज करना है। वैसे ही टू ड्राइव होम हिज आर्गुमेंट्स द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस। अपने दलीलों को समझाने के लिए, ड्राइव होम करने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए लॉयर ने, वकील ने प्रेजेंट किया एक गवाह को, लेकर के आया, पेश किया एक विटनेस को। तो ये ईडियम आपको इस तरीके से याद करनी है, ड्राइव होम समथिंग। जैसे आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम दिस कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने की। बढ़े आगे, चलो। तो ये रिकॉर्ड ने भी ब्रिटेन वालों के दिमाग में पूरी बात समझा दी है, रैम्ड होम द पॉइंट। कह रहा है इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप, रेस्ट ऑफ यूरोप, इन पार्ट्स ऑफ चाइना एंड इन नॉर्थ अमेरिका सिमिलर लेसन्स वर बीइंग लर्नड। कह रहा है बाकी के यूरोप में, चाइना के कुछ हिस्सों में और नॉर्थ अमेरिका में ऐसे ही लेसन्स, ऐसे ही सबक जो हैं उनको लर्न किया जा रहा था, उनको भी पैसिव वॉइस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जा रहा था, वर बीइंग लर्नड। अब कैसे हो रहा था ये काम? ये काम हो रहा था जी विद, साथ ही वाइल्ड फायर्स के रेज हो जाने के साथ और पीपल के डाई हो जाने के साथ ही हीट स्ट्रोक से। तो हर तरफ आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर मतलब जंगली आग। जंगली आग हर तरफ रेज कर रही है, तांडव मचा रही है, गुस्सा कर रही है, फैली हुई है, और लोग जो हैं डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं हीट स्ट्रोक से, गर्मी के लू के तपेड़ों से। तो इस तरीके से हर तरफ ये जो है लेसन जो है समझ में लोगों को आ रहा है। चलो जी, लेसन्स की वर्ब है वर बीइंग लर्न्ड, सब्जेक्ट वो पकड़ लिया। और इसमें देखने वाला क्या है? चलो, एक कॉन्सेप्ट है डाई के बाद में ऑफ वाला, फटाफट इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट आज बहुत सारे हैं। देखो, डाई एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद में कभी ऑफ भी आएगा, कभी फ्रॉम भी आएगा, कभी इन भी आएगा। कब कब कैसे कैसे लगेगा? अगर आपको डाई जो है इसका जो है डायरेक्ट कोज दिया हो इसके बाद में, जैसे कोई आदमी किसी बीमारी से मरा है ना, डायरेक्ट कोज जब आपको दे दिया गया हो तब आप लगाएंगे ऑफ को। अगर आपको इनडायरेक्ट कोज दिया गया हो, आपको बताया वो आदमी भूख से मर गया, प्यास से मर गया, तो आप उस केस में लगाएंगे फ्रॉम को। और अगर आपको कोई इवेंट दिया गया हो, कोई एक्सीडेंट दिया गया हो, कोई घटना दी गई हो जिसमें किसी आदमी की मौत हुई हो, तब आप उस केस में लगाएंगे इवेंट के केस में इनको। तो ये सिंपल सा रूल है। सीधी बीमारी पता लग गई तो डाई ऑफ, अगर आपको कोई इनडायरेक्ट कोज पता लग गया तो डाई फ्रॉम, अगर कोई घटना पता लग गई जिसमें किसी की मौत हुई है तो डाई इन। जैसे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स डाई ऑफ फ्रॉम या इन बर्ड फ्लू एवरी ईयर। हजारों पक्षी या सैकड़ों पक्षी जो है मर जाते हैं बर्ड फ्लू की वजह से हर साल। अब मुझे बताओ बर्ड फ्लू क्या है? बीमारी है या नहीं? सर बिल्कुल एक डिसीज़ है। डायरेक्ट कोज है या नहीं? बिल्कुल डायरेक्ट कोज है डेथ का। तो इस केस में क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा डाई ऑफ। सेकेंड केस देखो, पीपल कैन डाई ऑफ फ्रॉम या इन स्लीप डिप्राइविटी। पीपल जो है मर सकते हैं कम सोने की वजह से। स्लीप डिप्राइविटी मतलब स्लीप से आप डिप्राइव्ड हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो काफ़ी लंबे वक्त तक, तो ना सोने की वजह से लोग मर सकते हैं। अब देखो, ना सोना जो है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी का नाम होता है इंसोम्निया। अगर इंसोम्निया लिखा होता, जिसको बोलते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया लिखा होता तब तो लगा देता ऑफ। लेकिन स्लीप डिप्राइविटी कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक, समझ गए ना, एक लक्षण है। तो इस केस में मैं लगाऊंगा फ्रॉम। तो पीपल कैन डाई फ्रॉम स्लीप डिप्राइविटी। हंगर है, थर्स्ट है, फायर है, ये कोई डायरेक्ट बीमारियां नहीं है, इसलिए इनके साथ में फ्रॉम आता है। लास्ट है 100 वाइल्ड एनिमल्स डाइड ऑफ फ्रॉम या इन अ फॉरेस्ट फायर। 100 वाइल्ड एनिमल्स मर गए एक फॉरेस्ट फायर के अंदर। अब ये फॉरेस्ट फायर क्या है? ये एक इनडायरेक्ट कोज भी हो सकता है और ये एक इवेंट भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इन भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे फ्रॉम भी लगा सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? फॉरेस्ट फायर एक घटना है, अगर आग लगने की घटना मान रहे हो तो इन लगा दो, और अगर इसको डायरेक्ट कोज, इनडायरेक्ट कोज बना रहे हो तो फ्रॉम लगा दो। दोनों ही यहाँ पे सही हैं, वैसे इन को प्रेफर किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, डाई के बाद में क्या क्या लगता है। आज इसने यहाँ पे गलती की हुई है, हीट स्ट्रोक के साथ में ऑफ लगाया है। हीट स्ट्रोक कोई बीमारी नहीं है, हीट स्ट्रोक एक इनडायरेक्ट कोज है
यहाँ पे लगना चाहिए टेक्निकली फ्रॉम। चलो बढ़े आगे। कह रहा है हीट वेव्स आर नथिंग न्यू, लू के थपेड़े बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं है यूरोप के अंदर। कह रहा है बट दे हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर एक्सट्रीम। कह रहा है लेकिन वो बन चुके हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और ज़्यादा एक्सट्रीम। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाले, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लेवल के, है ना, तो बार बार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कह रहा है एंड मोर ऑफन को इंसाइड इन डिफरेंट प्लेसेस, और कह रहा है बहुत अक्सर जो है ये को इंसाइड करते हैं अलग अलग प्लेसेस के ऊपर। को इंसाइड करना मतलब जहाँ पे बहुत बार बार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी तेज़ी से हो रहे हैं ना, बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं, तो ऐसा को इंसाइड होना भी हो रहा है। जैसे जयपुर है, जयपुर के बगल में सीकर है, सीकर जयपुर दोनों ही जगह पे लू के थपेड़े चल रहे हैं। सीकर का थपेड़ा जयपुर तक आ गया, जयपुर का सीकर तक आ गया, डबल थपेड़े हो रहे हैं, को इंसाइड होना इसी को बोलते हैं। दे की वर्ब हैव बिकम, और को इंसाइड यहाँ पे ये भी अगेन दे की वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, है ना, प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट और यहाँ भी प्रेजेंट। कह रहा है अ रिसेंट स्टडी फाउंड देयर आर नाउ 7 times एज मनी डेज ऑफ साइमल्टेनियस हीट वेव्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। कह रहा है जो रिसेंट स्टडी है उसने ऐसा पाया है, क्या पाया है कि हैं देयर हैं, और क्या है 7 गुना उतने ही एज मनी डेज, 7 गुना दिन, और किसके, साइमल्टेनियस हीट वेव्स के। साइमल्टेनियस हीट वेव्स मतलब दो लू के थपेड़े जो एक साथ एक ही दिन पड़ रहे हैं, जयपुर वाला और सीकर वाला एक ही दिन दोनों साथ में पड़ गए एक दूसरे की तरफ, है ना, तो साइमल्टेनियस हीट के दिन जो है वो 7 गुना हो चुके हैं, स्टडी ने हमें बताया। और कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और किसके मुकाबले, एज देयर वर 4 decades अगो, जितने वो 4 decades पहले हुए करते थे, 40 साल पहले जो आंकड़ा था। तो मान लो 40 साल पहले साल में 10 दिन होते थे ये काम, अब 40 साल बाद ये 70 दिन हो रहे हैं, 7 गुना हो चुका है। समझ में आ गया। स्टडी की वर्ब है फाउंड, डेज की वर्ब है आर, देर से क्लोज शुरू हो रहा है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ होने वाला, इसको पैरेलल भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल भी बोलते हैं। हीट वेव्स मतलब लू के थपेड़े, गर्मी, इसको सन स्ट्रोक भी बोलते हैं। हीट वेव को क्या बोलते हैं, सन स्ट्रोक। अपने लू चलती है ना उसको बोलते हैं हीट वेव्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगेन एक इमेजिनरी लोकेशन है, इक्वेटर हेमिस्फीयर हमेशा अपने आगे द को लेके। चलो ये वर्ड जो है ना इसका सब्जेक्ट है डेज। डेज वर 4, एज जो है यहाँ पे डेज के लिए आया है, एज देयर वर 4 decades अगो, है ना, तो डेज ही इसका सब्जेक्ट है। कह रहा है द साइमल्टेनिटी इज पार्टली अ स्टैटिस्टिकल इनएविटेबिलिटी। कह रहे हैं जो साइमल्टेनिटी है लू वेव्स का, एक साथ होने का, जो हीट वेव्स का काम है, साइमल्टेनियस होने का काम, कह रहा है ये पार्टली है, आंशिक तौर पे है, और क्या, एक आंकड़े के तौर पे इनएविटेबिलिटी, एक ऐसी चीज़ जिसको नहीं टाला जा सकता मैथ्स के हिसाब से। क्यों, कह रहा है मोर हीट वेव्स मीन दैट मोर विल अकर जॉइंटली। ज़्यादा हीट वेव्स का मतलब ही यही है कि ज़्यादा हीट वेव्स सब जॉइंटली होंगी, एक ही दिन एक ही वक्त एक साथ होंगी। तो ये स्टैटिस्टिकल इनएविटेबिलिटी है। जब 7 गुना जब हीट वेव्स होनी है ना, तो ये तो पक्का ही है कि एक दिन में 2-2 होंगी ही होंगी। स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को नहीं टाला जा सकता। समझ में आ गया सेंटेंस। साइमल्टेनिटी की वर्ब है इज, साइमल्टेनिटी मतलब चीज़ों का एक साथ घटित होना। हीट वेव्स की वर्ब है मीन, मोर की वर्ब है विल अकर। इनएविटेबिलिटी मतलब इनएस्केपेबिलिटी, अनअवॉइडेबिलिटी, किसी ऐसी चीज़ से ना बचे जाने की आपकी जो है क्वालिटी। चलो आगे आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ से और इजी हो जाएगा आर्टिकल। कह रहा है इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो बीच में लगाया कॉमा, ये जो है ब्रैकेट्स। कह रहा है अमेरिका फॉर एग्जांपल हैड 2 हीट वेव्स अ ईयर इन 1960 एंड 6 इन 2010। तो ये बीच वाला ना पूरा अलग कर दो, इसको बाद में पढ़ना, चाहे यहाँ पे हाइफन लगाओ चाहे बीच में ये लगाओ ब्रैकेट। कह रहा है इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, अब बीच वाला छोड़ रहा हूँ पूरा। कह रहा है इज बैड इनफ। कह रहा है बढ़ी हुई जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है, बार बार हो रही है और तेज़ी से हो रही है, बहुत तेज़ जो है लू के थपेड़े आ रहे हैं। कह रहे हैं दोनों ही चीज़ें जो है ना ये बैड इनफ हैं, अपने आप में बड़ी ख़राब है, मतलब पर्याप्त रूप से बैड है ये दोनों की दोनों चीज़ें। अब बता रहा है बीच में ब्रैकेट में कह रहा है अगर अमेरिका की बात करें फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, तो अमेरिका के पास हुआ करती थी हैड, और क्या होती थी, 2 हीट वेव्स होती थी एक साल में 1960 के अंदर। अब कह रहा है 2010 में हो गई हैं 6, 2 की जगह कितनी हो गई हैं, 2 से बढ़कर के 3 गुना हो गई हैं, 6 हो गई हैं। अमेरिका की वर्ब है हैड, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की वर्ब है इज। अब इस सेंटेंस में गलती लग रही होगी आपको, ढूंढ के बता सकते हो क्या? चलो आराम से ढूंढो। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूँ इनफ का। देखो इनफ का कॉन्सेप्ट ये है कि इनफ जो है ना एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। अगर ये नाउन के साथ में आएगा और नाउन के पर्याप्त होने की या काफ़ी होने की बात करेगा, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त।
अगर ये नाउन के लिए बात करेगा तो एडजेक्टिव है, और अगर किसी एडजेक्टिव के लिए बात करेगा तो ये एडवर्ब है। तो इनफ की दोनों ही फॉर्म्स होती हैं। आपको सही फॉर्म को पकड़ना है और चेक करना है इनफ की पोजीशन क्या है। जब भी इनफ नाउन के लिए आएगा तो नाउन के पहले आना चाहिए, और जब किसी एडजेक्टिव के लिए आएगा एडवर्ब बनके तो उसके बाद आना चाहिए। समझ में आ गया? ये रूल है अपना। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कब कहाँ पे कैसी पोजीशन बनेगी। वी हैव इनफ फूड या फूड इनफ टू फीड एवरीवन फॉर अ मंथ। हमारे पास इनफ खाना है, पर्याप्त खाना है फीड करने के लिए, खिलाने के लिए हर आदमी को 1 महीने के लिए फॉर अ मंथ। देखो खाने के लिए आया इनफ, पर्याप्त क्या है? खाना। खाना एक नाउन है, नाउन के लिए आएगा मतलब एडजेक्टिव बन के, एडजेक्टिव बन के आएगा तो नाउन से पहले आएगा। तो वी हैव इनफ फूड। समझ में आ गई? फूड इनफ नहीं हो सकता, आप बोलेंगे इनफ फूड। लेकिन अगला देखो, द फूड इज़ गुड इनफ या इनफ गुड टू फीड अस फॉर अ मंथ। फूड जो है काफ़ी अच्छा है हमें 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए। गुड एक एडजेक्टिव होता है, गुड, बेटर, द बेस्ट, याद है ना आपको? तो एक एडजेक्टिव के लिए इनफ नाम का, पर्याप्त नाम का वर्ड आया है तो ये अब एडवर्ब बन जाएगा, और इसकी पोजीशन एडजेक्टिव के बाद होगी। तो पहले केस में इनफ फूड लिखा था ना, यहाँ पे लिखोगे गुड इनफ, इनफ को गुड के बाद में लिखोगे। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे बाद में, यहाँ पे पहले, इनफ की पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ भी वही हुआ है, बैड नाम के वर्ड के बाद में इनफ को लगाया गया तो बैड इनफ लिखा है, बैड प्लस में इनफ। चलो अब जो गलती थी वो आपने पकड़ ली होगी, नहीं पकड़ी है तो बता देते हैं। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए प्लूरल जो है वर्ब यूज़ करनी थी, लेकिन यूज़ किया सिंगुलर। और ये क्यों हुआ है? इसने इन दोनों को मान लिया है सिंगुलर आइडिया। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टाइम और टाइड, याद है ना कॉन्सेप्ट सारे? तो सिंगुलर आइडिया वाले कॉन्सेप्ट को हम सिंगुलर वर्ब दे सकते हैं, और इसने इनको सिंगुलर आइडिया मान के सिंगुलर वर्ब दे दिया है। ये नाउन चैप्टर में हो चुके हैं बेसिक्स में। कोशिश करना 4-5 ऐसे वर्ड पेयर्स जो सिंगुलर आइडिया को बताते हो आप लिखने की कोशिश करना, ठीक है? कमेंट्स में डालना। 2 मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एंड टाइड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह द लेटेस्ट हीट वेव्स हैव ऑल्सो एम्फसाइज्ड हाउ आवर करंट सिस्टम्स आर डिजाइंड फॉर अ बाइगोन क्लाइमेट। कह रहे जो लेटेस्ट हीट वेव्स हैं, गर्मी की जो थपेड़े हैं, इन्होंने इस चीज़ को भी एम्फसाइज किया है, इस पर भी जोर डाला है। कैसे? हमारा जो करंट सिस्टम है वो डिज़ाइंड है एक बाइगोन क्लाइमेट के लिए, ऐसे पर्यावरण के लिए जो अब जा चुका है, जैसा अब आजकल जैसा है ही नहीं, है ना? तो इससे ये भी पता लगा हमें हमारे सिस्टम अब पुराने हो चुके हैं। हीट वेव्स की वर्ब है हैव एम्फसाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एम्फसाइज का मतलब होता है जोर डालना। सिस्टम्स की वर्ब है आर डिजाइंड, पैसिव वॉइस के अंदर सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया है। बाइगोन का मतलब है बीता हुआ, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, जो हो गया सो हो गया, है ना? चलो, कैरेट टू यूज ब्रिटेन अगेन एज एन एग्जाम्पल, parts of rail network came close to paralysis because the rails on British track beds are optimized to be stress free at 27 डिग्री C। कर अगर यूज़ करें ब्रिटेन को फिर से एक बार, और कैसे? उदाहरण के तौर पे एज एन एग्जाम्पल। कर अगर ब्रिटेन का फिर से एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो कुछ हिस्से जो थे ना रेल नेटवर्क के, वो केम क्लोज हो गए, वो नज़दीक आ गए। और किसके? एक लकवे के, एक इनएक्टिविटी के, पैरालिसिस के। कैसे भाई? लकवा कैसे मार गया इनको? कह रहे क्योंकि जो रेल्स थी ब्रिटिश ट्रैक बेड्स पे, वो रेल्स ऑप्टिमाइज्ड हैं, वो सही तरीके से बनी हुई हैं, डिज़ाइंड हैं, और क्या स्ट्रेस फ्री होने को, आराम से काम करने को 27 डिग्री टेम्परेचर के तापमान पे। आगे बात समझ में? 27 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए रेल्स बनी है। अब 40 डिग्री चला गया है वहाँ पे तो पटरियाँ पिघल रही हैं, पैरालिसिस हो गया पटरियों में। कहने का मतलब ये। पार्ट्स ऑफ नेटवर्क की वर्ब है केम, रेल्स की वर्ब है आर ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज करना मतलब किसी चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, है ना? डिज़ाइन करना। चलो, कैरेट टेम्परेचर्स इन द हाई 30s आर आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। कह रहा है जो तापमान है हाई 30s में, 38, 39, 39.5 या 40, कह रहा है ये आउटसाइड है इनके कंफर्ट जोन के, इस पे ये पटरियाँ ऑपरेट नहीं कर सकती। कह रहा है रेल्स कैन बी चेंज्ड एज सोसाइटीज़ अडेप्ट टू राइजिंग टेम्परेचर्स। कह रहा है पटरियों को, रेल्स को बदला जा सकता है पैसिव वॉइस में, रेल्स कैन बी चेंज्ड। और कैसे कैसे? कह रहा है जैसे जैसे हमारे जो समाज हैं वो अडेप्ट टू करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, और किसके लिए? बढ़ते हुए तापमान के लिए, राइजिंग टेम्परेचर्स के लिए। तो पटरियों को चेंज किया जा सकता है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रेल्स की वर्ब है कैन बी चेंज्ड, सोसाइटीज़ की वर्ब है अडेप्ट। अडेप्ट टू मतलब अपने आप को ढालना। कह रहा लेकिन, लेकिन the cost and disruption of upgrading all the infra that will need it from houses to hospitals to fire brigades will be immense।
कह रहे वही बात है, फिर पैसा इस पर बहुत लगेगा। कह रहे लेकिन जो कॉस्ट और डिसरप्शन जो है, जो कीमत और डिस्टर्बेंस जो है अपग्रेड करने के लिए सारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, कह रहे जिसकी हमें ज़रूरत होगी, दैट विल नीड इट, जिसकी ये ज़रूरत होने वाली है। कह रहे कहाँ से लेके कहाँ तक, घरों से लेकर के हॉस्पिटल्स तक, हॉस्पिटल से लेकर के फायर ब्रिगेड तक। कह रहे ये कॉस्ट ना, ये अपने आप में इमेंस होगी, बहुत ज़्यादा होने वाली है। आगे बात समझ में, कॉस्ट एंड डिसरप्शन की वर्ब है विल बी, दैट की वर्ब है विल नीड। दैट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दैट विल नीड इट। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। सिंपल सा आर्टिकल, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, है ना। कह रहा है इन पुअर कंट्रीज थिंग्स विल बी वर्स। कह रहा है गरीब देशों में चीज़ें और ज़्यादा खराब होने वाली हैं, थिंग्स विल बी वर्स। थिंग्स सब्जेक्ट है, विल बी इसकी वर्ब है। कह रहा है दे हैव लेस कैश टू पे फॉर अडेप्टेशन एंड मोर नीड ऑफ इट। कह रहा उनके पास कम कैश है, कम पैसा है अडेप्टेशन के लिए, अपने आप को ढालने के लिए, पे करने को, और ज़्यादा उस पैसे की है ज़रूरत, एंड मोर नीड ऑफ इट। कह रहा आगे कोमा लगा के, नॉट लीस्ट बिकॉज दे टेंड टू बी नियर द इक्वेटर इन जोन्स वेयर हीट वेव्स कैन पुश टेम्परेचर टू अनसर्वाइवेबल लेवल्स। कह रहा नॉट लीस्ट बिकॉज, देखो नॉट लीस्ट का मतलब होता है स्पेशली या स्पेशली, खास तौर पे। कह रहा है खास तौर पे इसलिए, नॉट लीस्ट बिकॉज, खास तौर पे इसलिए क्योंकि गरीब देश जो होते हैं वो टेंड टू भी होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो नियर होंगे इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के, और ऐसे जोन्स में होंगे, ऐसे एरियाज में होंगे जहाँ पे हीट वेव्स जो हैं, लू के थपेड़े हैं, वो पुश कर सकते हैं टेम्परेचर को, तापमानों को उन लेवल्स तक जिन पे जिंदा नहीं रहा जा सकता, जो अनसर्वाइवेबल है। तो कह रहा है एक तो ये रीज़न भी है, गरीब देश हैं, पैसा कम है, इक्वेटर पे बने हुए हैं, इंडिया जैसे देश, है ना। इक्वेटर पे तो नहीं है, हम तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलते हैं, कर्क रेखा से, पर ये भी इक्वेटर का ही, मतलब इक्वेटर का ही इम्पैक्ट जो है हमारे यहाँ से भी जाता है, ऐसा समझ लो आप। तो गरीब देशों में पैसे चाहिए होते हैं और टेम्परेचर जो है अमीर देशों से ज़्यादा होता है, इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। दे की वर्ब है हैव, दे की वर्ब है टेंड टू, टेंड टू का मतलब होता है आदत होना, इक्वेटर एक इमेजिनरी लोकेशन है, इसके पहले द आएगा। हीट वेव्स की वर्ब है कैन पुश, अनसर्वाइवेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके, जहाँ जिंदा ना रहा जा सके। नॉट लीस्ट एक नया फ्रेज आपके लिए, इसका मतलब होता है स्पेशली, यानी खास तौर पे। जैसे द मूवी वॉज वेरी पॉपुलर स्पेशली अमंग्स चिल्ड्रन, मूवी बहुत पॉपुलर थी, लोकप्रिय थी, खास करके बच्चों के बीच। अब इस बात को मैं नॉट लीस्ट लिख के भी बता सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ नॉट लीस्ट अमंग्स्ट चिल्ड्रन। वैसे ही दूसरे सेंटेंस में देखो, ड्रिंकिंग कैन बी बैड स्पेशली बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। शराब पीना बुरा हो सकता है, खास करके इसलिए क्योंकि यह आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है, शराबी के सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली को आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट लीस्ट बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म करना सीखो फ्रेजेस को यूज़ करके, है ना। चलो अब याद रखना इस फ्रेज को, फिर से कभी आएगा। कह रहा दे ऑल्सो टेंड टू हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, मीनिंग मोर एंड मोर पीपल विल बी अफेक्टेड। कह रहे साथ ही साथ उनकी ये भी आदत है, टेंड टू करते हैं वो, कि उनके पास हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, उनके यहाँ पे मतलब समझ गए ना, आबादी बहुत ज़्यादा होती है। कह रहे जिसका मीनिंग ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अफेक्टेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके यहाँ पे प्रभावित होंगे। समझ गए सेंटेंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। ये शायद लास्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा ही बचा है। कह रहा है अ फर्दर आयरनी इज दैट इन सम केसेस applying technology to adapt to higher temperatures in the form of air conditioning for inappropriately designed buildings increases demand for electricity। अब ये एक पैराडॉक्स बताएगा, 1 मिनट चार्ज पे लगा दूं मैं इसको लैपटॉप को। कह रहा है एक फर्दर आयरनी, एक उपहास की बात ये है, एक हंसी की बात ये है। कह रहा है कि कुछ केसेस में ना, कुछ मामलों में अप्लाई अगर किया हमने साइंस को, टेक्नोलॉजी को, अगर इसको अप्लाई करने का जो काम है, और किसके लिए, अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए हायर टेम्परेचर को, और किस फॉर्म में, इस रूप में जो है एयर कंडीशनिंग का, एसी का, और किसके लिए, इन अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड बिल्डिंग्स के लिए, ऐसी बिल्डिंग के लिए जिनके डिज़ाइन बड़े ख़राब हैं, जिनमें गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है। कह रहा आयरनी की बात यह है कि अगर अडेप्ट किया ना हमने टेक्नोलॉजी को ऐसी बिल्डिंग में एसी लगा के, तो ये अप्लाइंग का जो काम है यही इंक्रीज़ कर देगा डिमांड को इलेक्ट्रिसिटी के लिए। समझ में आ रही है बात। गर्मी हुई, गर्मी की वजह से एसी चलाया, और एसी चला के क्या किया, और ज़्यादा गर्मी कर दी, फिर और एसी चलाओगे तो ये कुचक्कर सा बन जाएगा, एसी भी चलता रहेगा और गर्मी जो है एसी से और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आयरनी की वर्ब है इज, अप्लाइंग की वर्ब है इंक्रीजेस। समझ रहे हो ना सेंटेंस को। आगे देखो,
कह रहा है इफ इट ओरिजिनेट्स इन फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस इट विल इटसेल्फ एक्सेलरेट ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है कच्चे तेल से बनने वाले पावर स्टेशंस में, फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस में, या तो क्रूड ऑयल या फिर कोल, तो कह रहा है इससे क्या होगा, कह रहा है ये खुद ही एक्सेलरेट कर देगा ग्लोबल वार्मिंग को, ये घटना अपने आप में ही तेज कर देगी जो है ग्लोबल वार्मिंग को। तो इस तरीके से आयरनी और उपहास की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगा हुआ है सब लोग बताएंगे। इट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, तो कौन सा कंडीशनल लगा है सब लोग कोशिश करके बताना। 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। चलो लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है अडेप्टेशन टू अ चेंजिंग क्लाइमेट इज़ क्रूशियल। अडेप्ट करने का काम है जो बदलते हुए परिवेश के लिए, मौसम के लिए, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। कह रहा है बट इट डज नॉट एब्जॉर्ब गवर्नमेंट्स फ्रॉम एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। कह रहे लेकिन फिर भी ये छुटकारा नहीं दिलाता है। एब्सॉल्व फ्रॉम करना मतलब किसी को छुटकारा दिलाना, ये फ्रेजल वर्ब अभी आपको मैं डिटेल में करवाऊंगा। कह रहे लेकिन ये चीज़ भी छुटकारा नहीं दिलाती है, एब्सॉल्व फॉर्म नहीं करती है, और किसको, सरकारों को, और किससे, एड्रेस करने से, संबोधित करने से, सोल्यूशन लाने से प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम एट सोर्स, प्रॉब्लम जो बेस में है, जड़ में है, सोर्स में है। अब कौन सी प्रॉब्लम है ये बता रहा है यहाँ पे, अ सेल्फिश रेस टू प्रोड्यूस मोर, एक सेल्फिश रेस चल रही है, जो है दौड़ चल रही है, होड़ चल रही है और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की। और कैसे, यूजिंग फॉसिल फ्यूल, कच्चे तेल को इस्तेमाल करके। दुनिया की हर कंट्री है, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, यूएस हो, जापान हो, चाहे फ्रांस हो, सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, इकॉनमी को और बड़ा करें, चाहे कितना भी फॉसिल फ्यूल इसके लिए हमें जलाना पड़े। तो ये प्रॉब्लम है एट सोर्स। एडेप्टेशन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है डज नॉट एब्जॉल्व। एब्जॉल्व के दो मीनिंग होते हैं, पहला किसी को आरोप मुक्त करना, और दूसरा किसी को किसी ड्यूटी से छुटकारा दिलाना। अगर आपने किसी के ब्लेम से उसको बाइज्जत बरी कर दिया तो एब्जॉल्व ऑफ, और अगर आपने किसी ड्यूटी से, किसी फर्ज से किसी को छुटकारा दिलाया तो एब्जॉल्व फ्रॉम। समझ रहे हो, ये वर्ड दो तरीके से काम करता है। अलग अलग प्रेपोजिशन आप देखोगे तो सही मीनिंग आपको पकड़ में आएगा। चलो कह रहा है इफ द ड्रॉपिंग पेनीज रिलीज्ड बाय दिस समर्स हीट वेव्स इंस्पायर अ पॉजिटिव एक्शन। कह रहा है अगर गिरती हुई अठन्नियाँ, अब देखो गिरती हुई अठन्नियाँ का मतलब है आती हुई समझ, जैसे वो मशीन में आप डालते हो तो मशीन को समझ आती है ना, तो कह रहा है गिरती हुई अठन्नियाँ, चवन्नियाँ और आती हुई समझ जो है, जो समझ रिलीज़ की गई है इस साल की गर्मी के लू के थपेड़ों से, दिस ईयर्स की हीट वेव से। कह रहा है ये चवन्नियाँ कोई पॉजिटिव एक्शन इंस्पायर करती हैं, कोई सकारात्मक एक्शन को लाती हैं, प्रेरित करती हैं, तो क्या होगा, कोमा लगा के बता रहा है। कह रहा है द सफरिंग एंड लॉस ऑफ लाइफ विल नॉट हैव बिन एंटायरली इन वेन। कह रहा है फिर ये सफरिंग जो है और जो जिंदगियों का नुकसान है ये नहीं होगा, विल नॉट हैव बिन, फ्यूचर में नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, पूरी तरीके से निरर्थक, इन वेन या फालतू का। इन वेन का मतलब होता है बिना फालतू का, ऐसे ही कोई काम हो जाता है ना इन वेन। तो ये जिंदगियां जो लोगों की जा रही है और जो सफरिंग हो रही है ये सब जाया नहीं होगी, इन वेन नहीं होगी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, ड्रॉपिंग पेनीज आती हुई समझ, इसकी वर्ब है इंस्पायर। सफरिंग एंड लॉस ऑफ लाइफ की वर्ब है विल नॉट हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इन वेन का मतलब होता है मीनिंगलेस, विदाउट रिजल्ट। चलो अच्छा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, थोड़ा सा लंबा भी था। अब अपने क्विज पे आ जाओ, फटाफट से इसको सॉल्व करना है, सभी लोग करेंगे इसको। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखो फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा है, एक सेकेंड रुकना है ना। फर्स्ट में आपसे पूछा है नॉर्थ पोल के पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे, अ लगाओगे, एन लगाओगे, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सेकंड में आपसे पूछा है डाई के बाद में क्या लगाया जाए। हाइपोथर्मिया एक बीमारी भी है, ठीक है, अगर ये बीमारी है तो इसके पहले फ्रॉम, ऑफ या इन या बाय चारों में से क्या लगेगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो आप कर दोगे, दोनों ग्रामर रूल आप सीख चुके हो। थर्ड और फोर्थ में 2 एरर्स हैं, इनको आपको ढूंढना है। एरर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक तो मिलेगी इनफ के पास और दूसरी मिलेगी ऑन नाम के वर्ड के पास में। दोनों एरर्स को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। फिफ्थ के अंदर क्या है, फिफ्थ के अंदर आपसे पूछा है वन वर्ड, ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस के एक्शन से ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं। मिजंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी, एंथ्रोफेगी, एंथ्रोपोजेनिक। तो 5वां भी मेरे ख्याल से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के आंसर कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ क्वेश्चंस के, फटाफट जाके चेक करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना है आपको। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, सभी कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं नए नए एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से, एसएससी, राइटिंग और बैंकिंग तीनों का।
कोर्सेज का फ़ायदा भी ले सकते हो। ऐप को डाउनलोड करना। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।